नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक पर चर्चा करेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे श्री राम ने युद्ध किया, उन्होंने लंकापति रावण को मारा, श्री राम ने रावण को बाण से मारा, भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, श्री राम के धनुष से बाण छूटा, श्री राम का बाण अग्नि बाण था, अग्नि बाण रावण की नाभि में जा लगा, हे बालको धर्म की सदा विजय होती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों के साथ ने, को, से, के लिए, से, का, में और हे इत्यादि विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जरा सोचो, अगर ये चिन्ह ना लगे हों तो वाक्यों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके ना रहने पर वाक्यों का अर्थ हमें ठीक से समझ नहीं आएगा। जैसे हम कोई भी एक दो उदाहरण ले लेते हैं। श्री राम युद्ध किया। अब श्री राम युद्ध किया में अगर हम ने हटा दें तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, और ने चिन्ह लगा देने से इसका अर्थ बन जाएगा, श्री राम ने युद्ध किया। उसी प्रकार अगर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, श्री राम के धनुष बाण छूटा, हमने वहां से हटा लिया। श्री राम के धनुष बाण छूटा से हमने अगर इस वाक्य से चिन्ह को हटा लिया तो इसका अर्थ जो है वो समझ नहीं आएगा। इसलिए इस वाक्य में हमें से का लगाना आवश्यक है। तो ये जितने भी चिन्ह हमने लगाए हैं इन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, और इनके बिना वाक्य पूर्ण नहीं माने जाते। यानी वाक्यों के एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले जो चिन्ह हैं वो क्या हैं? वो कारक चिन्ह हैं। वो कारक हैं जिनको कि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं, यानी हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और इन कारकों को हम वाक्यों में किसके माध्यम से लिखते हैं? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। हम विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, या परसर्ग भी कह सकते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से के द्वारा, संप्रदान कारक का को के लिए, अपादान कारक का से अलग होने के लिए, संबंध कारक का के की या रा रे री, अधिकरण कारक का में या पर, संबोधन कारक का हे या अरे। अभी हमने पढ़ा कि हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और विभक्ति या परसर्ग हम किसे कहते हैं? कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अब हम इन्हें एक एक वाक्य के माध्यम से समझ लेते हैं। कर्ता क्या है? कार्य को करने वाला। कर्म क्या है? जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। करण, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। संप्रदान, जिसके लिए कार्य किया जाए। अपादान, जिससे अलगाव हो या अलग होने की बात हो। संबंध, अन्य पदों से संबंध बताने वाला। अधिकरण, कार्य का आधार। संबोधन, किसी को संबोधित करना, बुलाना या पुकारना। हिंदी में इनके अर्थ स्मरण करने के लिए इस पद्य की रचना की गई है, जिससे कि हम इसके अर्थ को आसानी से याद कर सकें। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। काके की संबंध है अधिकरण आदिक में मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरहूं यह ध्यान। विशेष बात यहां पर ध्यान देने योग्य ये है कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक, यानी कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक जो भी हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग करते हैं वो हम शब्द के अंत में लगाते हैं, यानी शब्द के बाद में लगाते हैं। लेकिन संबोधन कारक में हम जो विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग करते हैं वो हम शब्द से पहले लगाते हैं। तो ये विशेष बात
हर एक बच्चे को ध्यान रखनी है कि संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह शब्द से पहले लगता है और कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद लगता है। अब हम एक एक कारक को उदाहरण के साथ समझेंगे। कर्ता कारक, कर्ता क्या है? काम को करने वाला, यानी जो काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है, यानी क्रिया को कौन कर रहा है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है? वो कर्ता कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। तो रावण को मारने की क्रिया किसने की? राम ने। तो यहाँ पर राम क्या हो गया? राम कर्ता है। और ने यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पर राम कर्ता कारक है। उसी प्रकार लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पर स्कूल जाने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? लड़की के द्वारा। तो यहाँ पर कर्ता कारक क्या हो गया? लड़की। लेकिन इस वाक्य में तो ने परसर्ग का प्रयोग किया गया था और इस वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। तो जरूरी नहीं होता कि ने परसर्ग का प्रयोग हर वाक्य में किया जाए, लेकिन हमें कर्ता कारक का पता होना चाहिए कि क्रिया को करने वाला जो भी है वो कर्ता कारक होगा, चाहे वहां पर हमें विभक्ति चिन्ह दिखाई दे या ना दिखाई दे। उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को, जो अभी हमने पढ़ा था। जैसे एक उदाहरण हम समझ लेते हैं, अमन ने आम को खाया। अब यहां पर कर्ता क्या है? अमन, और क्रिया क्या है? खाया। अब कर्ता और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो आम क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और यहां पर को जो है विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है, तो इससे भी हम गेस कर सकते हैं कि आम को जो है वो क्या है? वो कर्म कारक है। इस वाक्य में आम जो है वो कर्म है, और क्योंकि अमन के कार्य खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। फल या प्रभाव, यानी खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर। तो यहां पर आम क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने सांप को मारा। अब मारने का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? सांप पर। कर्ता और क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? सांप पर। और यहां पर को पर सर्ग भी लगा हुआ है, तो इससे हम गेस कर लेंगे कि क्या है? ये कर्म कारक है। इस वाक्य में मारने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? फल या प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सांप पर। अतः सांप क्या है? कर्म कारक है। और इसके साथ यहां पर परसर्ग क्या लगा हुआ है? को। लड़की ने पत्र लिखा। अब लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पत्र। यहां पर को नहीं लगा हुआ, ये अंडरस्टूड है कि यहां पर लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए पत्र जो है वो कर्म कारक होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं, लड़की ने पत्र को लिखा, लेकिन को यहां वाक्य में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि को लिखे बिना भी ये वाक्य जो है वो पूरा है। तो इस वाक्य में लिखने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है। अतः पत्र जो है वो कर्म है, और इसमें कर्म कारक का चिन्ह को नहीं लगा हुआ। इस वाक्य में को नहीं लगा हुआ, ये हमें अपने आप गैस करना होगा कि कर्ता और क्रिया का फल जो है वो पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर पत्र जो है वो कर्म कारक होगा। अगला है करण कारक। करण क्या होता है? करण यानी जिसकी सहायता से काम को किया जाता है, साधन। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात काम करने वाला व्यक्ति जिसकी सहायता से काम को करता है, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। यानी जो भी व्यक्ति किसी काम को करता है वो किसी ना किसी साधन का प्रयोग तो करता ही है, तो जिस साधन के द्वारा वो काम को कर रहा है वो साधन क्या हो जाता है? करण कारक। जैसे वह कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन क्या है? कलम। तो यहां पर कलम से जो है ये क्या हो जाएगा? करण कारक, क्योंकि कलम के द्वारा कार्य को किया जा रहा है। इस वाक्य में कलम करण है, क्योंकि लिखने का काम किससे किया जा रहा है? कलम से। और यहां पर परसर्ग क्या लग गया? से। अगला उदाहरण, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा।
तो मारने की क्रिया किसकी हुई, किस साधन से हुई, बाण से। तो बाण क्या हो गया, बाण जो है वो करण कारक हो गया। इस वाक्य में कर्ता जो है वो अर्जुन है और उन्होंने मारने का काम किससे किया, बाण से, इसलिए बाण से क्या हो गया, करण पद हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं। बालक गेंद से खेल रहा है। अब खेलने का साधन क्या है, गेंद। अब बालक खेल रहा है तो किस साधन से खेल रहा है, गेंद से, तो गेंद क्या हो जाएगी, करण कारक। इस वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य किससे कर रहा है, गेंद से, इसलिए यहां पर गेंद जो है वो करण कारक है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी किसी के लिए कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना, ये सब कुछ संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति जिसके लिए भी कुछ काम करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए या को। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, तो यहां पर किसके लिए काम किया जा रहा है, दिनेश के लिए, तो दिनेश क्या हो गया, दिनेश संप्रदान कारक हो गया। इस वाक्य में दिनेश जो है संप्रदान अवस्था में है क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। अगला वाक्य है स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। सूर्य को नमस्कार करें किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो यहां पर स्वास्थ्य के लिए, एक तो के लिए से आप गेस कर सकते हैं कि के लिए आ गया तो संप्रदान कारक है, और हमें किसके लिए काम करना है, सूर्य को नमस्कार हम किसके लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो यहां पर स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक हो जाएगा। डॉक्टर मरीज को दवाई दे रहा है। अब डॉक्टर मरीज को दवाई दे रहा है यानी कुछ तो दे रहा है, और देने के लिए क्या होता है, संप्रदान कारक। तो यहां पर मरीज को भी क्या है, संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब अलग हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह से है। हमने करण कारक में भी पढ़ा था कि उसका विभक्ति चिन्ह भी से है, और अपादान कारक में भी हम पढ़ रहे हैं कि इसका विभक्ति चिन्ह भी से है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, करण कारक में क्या था, जिस साधन से हम काम को कर रहे हैं इसलिए वो करण कारक था, और अपादान क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना। जहां पर भी अलग होने की बात होगी वो क्या होगा, वो अपादान कारक होगा। यानी कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा। अब पेड़ से आम गिरा इसका मतलब पेड़ से आम अलग हो गया। तो यहां पर से जो है वो किसके लिए, अलग होने के लिए, यानी पेड़ से आम अलग हो गया, इसलिए पेड़ से में क्या है, अपादान कारक है। इस वाक्य में पेड़ अपादान अवस्था में है क्योंकि आम पेड़ से गिरा, अर्थात आम जो है पेड़ से अलग हो गया। अगला उदाहरण, बच्चा छत से गिर पड़ा। अब बच्चा छत से अलग हो गया क्योंकि वो छत पर था, तो छत से वो अलग हो गया, छत से गिर गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, छत से में अपादान कारक है। उसी प्रकार संगीता घर से चल पड़ी। अब संगीता घर से चल पड़ी यानी संगीता घर से निकल गई, घर से अलग हो गई, तो यहां पर घर से में अपादान कारक है। इन दोनों वाक्यों में छत से और घर से गिरने में अलग होना प्रकट हो रहा है, अतः घर से और छत से में क्या है, अपादान अवस्था है, यानी अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, संबंध, रिलेशन, एक का दूसरे से संबंध बताने वाला। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध का बोध हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, काके की रारेरी। जैसे यहां पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, यह राहुल की किताब है। अब किताब का संबंध किससे है, राहुल से, क्योंकि किसकी किताब है, राहुल की।
तो यहां पर राहुल की जो है, राहुल की क्या है, संबंध कारक, क्योंकि की लगने से हमें पता चल गया कि वो किताब किसकी है, राहुल की। इस वाक्य में राहुल की संबंध अवस्था में है क्योंकि यह राहुल की किताब से संबंध बता रहा है। अगला उदाहरण, यह राधे श्याम का बेटा है। अब बेटे का संबंध किससे है, राधे श्याम से। तो यहां पर राधे श्याम और उसके बेटे का संबंध किससे पता चल रहा है हमें, का से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राधे श्याम का में संबंध कारक। यह कमला की गाय है, गाय का संबंध किससे है, कमला से। तो यहां पर कमला की में क्या हो जाएगा, संबंध कारक। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटे से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहां पर क्या है, संबंध कारक। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो, यानी हमें जब जहां पर भी कोई भी काम हो रहा है, जहां पर भी जो भी क्रिया हो रही है, उसका स्थान हमें पता चले, वो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, में या पर। जैसे पानी में मछली रहती है, तो मछली के रहने का स्थान क्या है, पानी, पानी में। तो यहां पर अधिकरण कारक क्या हो जाएगा, पानी में यहां पर परसर्ग है, विभक्ति चिन्ह है, जिससे हमें पता चल गया कि मछली के रहने का स्थान क्या है, पानी। तो यहां पर पानी में क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। इस वाक्य में पानी में अधिकरण है क्योंकि यह मछली के रहने का स्थान बता रहा है। उसके बाद जैसे तितली फूलों पर मंडरा रही है। अब कहां मंडरा रही है, कौन से स्थान पर मंडरा रही है, फूलों पर। तो यहां पर फूलों पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसी प्रकार कमरे में टीवी रखा है, तो टीवी का स्थान क्या है, कमरा, और कमरे में, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, किसी को संबोधित करना। तो जिससे किसी को भी बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, हे अरे। इसमें संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन कह सकते हैं या विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कह सकते हैं। तो इन वाक्यों में संबोधन चिन्ह अवश्य लगता है। जैसे हे राम, ये क्या हो रहा है, तो हे राम, यहां पर आप देखेंगे हे जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद आता है, लेकिन संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह हे, अरे, हो, ये सब किसके पहले आता है, ये शब्द के पहले आता है। तो राम से पहले क्या लग गया, हे राम, और यहां पर क्या लग गया, एक्सक्लेमेटरी साइन, संबोधन चिन्ह लग गया। तो यह क्या हो रहा है, तो यहां पर हे राम में क्या है, संबोधन कारक, क्योंकि वो संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे राम, बुला रहे हैं राम को। तो इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है क्योंकि यह संबोधन है। यहां पर हम और उदाहरण देख लेते हैं। अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो अरे भैया संबोधित कर रहे हैं हम उस बच्चे को, अरे भैया क्यों रो रहे हो। तो यहां पर अरे भैया में क्या हो गया, संबोधन कारक। हे गोपाल यहां आओ, तो हे गोपाल क्या है, हम उसे पुकार रहे हैं कि हे गोपाल यहां आओ। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हे गोपाल में संबोधन कारक। और यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, ये इसका चिन्ह है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है। क्योंकि परीक्षा में अधिकतर यही प्रश्न आते हैं कि आपको कोई भी वाक्य दिए गए होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कारक है, कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये गैस कर सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बच्चों, आज हमने कारक पर चर्चा की और मैं आशा करती हूँ कि आपको कारक भली भांति समझ आ गए होंगे और आप अपने आसपास से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से कारक को भली भांति समझ सकते हैं। धन्यवाद।